हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि 20 फरवरी से हम आपके लिए एक नया बैच स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आज 20 फरवरी है और आज हम उस बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, उस बैच का हमने नाम रखा है सक्सेस बैच। सक्सेस बैच एक ऐसा बैच होगा जो आपको आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित है उसमें 100% सक्सेस दिलाएगा। दोस्तों, इस बैच के अंदर पढ़ाए जाने वाला हर टॉपिक बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करके एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा तथा इस बैच के अंदर मिलने वाला हर कंटेंट आपकी एग्जाम्स के लिए यूनिक और एग्जाम ओरिएंटेड होगा। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको लगे कि इस बैच के अंदर पढ़ाए जाने वाला कंटेंट आपकी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है तथा आपको उस एग्जाम्स को क्रैक करने में आपकी सहायता कर सकता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर एंड लाइक मुझे इस बैच को और बेहतर ढंग से कंप्लीट करने की शक्ति प्रदान करेगा। तथा दोस्तों, यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई कमी या गलती नजर आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मुझे मेरी गलतियों को सुधारने का मौका मिले। आपका किया गया हर कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू। दोस्तों, इस बैच की शुरुआत हम पावर सिस्टम से करेंगे। दोस्तों, पावर सिस्टम हमारी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दोस्तों, पावर सिस्टम के अंदर मुख्य रूप से हम तीन चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होता है जनरेशन यानी कि विद्युत का उत्पादन। सेकंड चैप्टर होगा हमारा ट्रांसमिशन यानी कि विद्युत का पारेषण और थर्ड जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि विद्युत का वितरण। इन तीनों चैप्टरों के बारे में हम पावर सिस्टम्स के अंदर पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जनरेशन वाले चैप्टर से। आज की इस क्लास में हम जनरेशन वाले चैप्टर के अंदर जो हमारी बेसिक्स इंफॉर्मेशन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक होगा क्या? जनरेशन यानी कि उत्पादन। देखिए, जनरेशन वाला जो चैप्टर है आपका, वैद्युतिक उत्पादन वाला जो चैप्टर है आपका, वैद्युतिक उत्पादन वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि जो वैद्युतिक ऊर्जा होती है वो वैद्युतिक ऊर्जा को अपन क्या करते हैं, अलग अलग पावर प्लांट से क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। यानी कि अलग अलग ऊर्जा के स्रोत से हम विद्युत को क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊर्जा स्रोतों के बारे में ही अध्ययन करेंगे कि ऊर्जा स्रोत होते क्या चीज है और कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, हमारी एग्जाम्स के अंदर ऊर्जा स्रोत से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने का मिल जाता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में? ऊर्जा स्रोत के बारे में। देखिए, हमको बिल्कुल आराम से पढ़ना है और आराम से पढ़ते हुए सभी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हुए हमको चलना है। मेरा टारगेट रहेगा आपको सारे जो भी मैं आपको पढ़ाऊं वो आपको साथ के साथ यही याद करवा दूं तथा मैं आपको साथ के साथ ये भी बताता चलूंगा कि आपकी एग्जाम्स में इस टॉपिक से किस किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके? ऊर्जा स्रोत के बारे में। ऊर्जा स्रोत मतलब आपके एनर्जी सोर्स के बारे में। देखिए, ऊर्जा स्रोत आपके मुख्य रूप से हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा स्रोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जिसमें पहला जो ऊर्जा स्रोत होता है वो होता है हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत। पहला कौन सा होता है आपका? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। एक तो होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा जो होता है वो होता है आपका कौन सा? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत।
तो ऊर्जा स्रोत कितने प्रकार के हो गए आपके? दो प्रकार के। ऊर्जा स्रोत कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला ऊर्जा स्रोत कौन सा होगा आपका? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। दूसरा ऊर्जा स्रोत कौन सा होगा आपका? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। कौन सा बोलेंगे इंग्लिश में? क्या बोलेंगे इसको? कन्वेंशन एनर्जी सोर्स। और इसको हम बोलेंगे क्या? नॉन कन्वेंशन एनर्जी सोर्स। इसको तो बोलेंगे अपन क्या? कन्वेंशन ऊर्जा स्रोत। और इसको बोलेंगे क्या? नॉन कन्वेंशन एनर्जी सोर्स। देखिए आपको हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश वर्ड भी जरूर याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश वर्ड कई बार आपके एग्जाम्स के अंदर ये वाले हिंदी वर्ड न देके आपको बिल्कुल इंग्लिश वाले वर्ड आ जाते हैं। आजकल वो निम्मी वाला जो पैटर्न है वो गया। आपको इंग्लिश वर्ड आपको साथ साथ याद करने पड़ेंगे, तभी जाके आपके पेपर के अंदर कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो आपको इंग्लिश से अच्छी तरह समझ में आते हैं बजाय हिंदी लैंग्वेज के। तो मेरा आपको टारगेट रहेगा कि हिंदी वर्ड के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश वर्ड भी साथ साथ आपको बताता चलूं। तो हमने देखा कि ऊर्जा स्रोत कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दूसरा होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब हम देखेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत के तो उदाहरण कौन कौन से हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन कौन से हैं, क्योंकि हमारी एग्जाम्स के अंदर हमसे सिर्फ इनका उदाहरण पूछता है। हमारी एग्जाम्स के अंदर सिर्फ इनसे क्या पूछता है? हमारे उदाहरण कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन कौन से हैं या फिर अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे आपको दे दिया कोयला, फिर आपको पूछेगा कोयला इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत है, तो आपसे पूछेगा कि कोयला इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन बन सकता है यहां से। दूसरा क्या हो सकता है? आपसे पूछ सकता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन कौन से हैं। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है, वहां पर आपको चार ऑप्शन के अंदर अलग अलग उदाहरण मिलेंगे आपको। तो आपके एग्जाम्स के अंदर सिर्फ इनसे उदाहरण पूछता है। तो आपका जो मेन टारगेट ये रहेगा कि इनके उदाहरण कौन कौन से, उनको आपको 100% रटना है, उनको आपको 100% याद रखना है। चाहे आपको कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कुछ भी याद रहे या ना रहे, इनके उदाहरण आपको 100% याद होने चाहिए। क्योंकि पावर सिस्टम्स के अंदर जो पहला जो क्वेश्चंस बनता है वो क्वेश्चंस यहीं से बनता है। और आपकी एग्जाम्स के अंदर आप देखना, कोई सी भी एग्जाम्स देखना, ज्यादातर एग्जाम्स के अंदर आपको पहला क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा कि परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कौन से? परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? सबसे पहले हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर पहले हम इसको थोड़ा बिल्कुल डिटेल से समझेंगे और फिर इनको बिल्कुल शॉर्ट रूप से भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत, अब ये जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है ना, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और उनको बोलते हैं क्या? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत का दूसरा नाम क्या है आपका? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के साथ साथ आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि इसको क्या बोला जाता है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बोला जाता है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मतलब होगा, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स किसे बोलेंगे? तो परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत होता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत को अपन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी कहा जाता है। देखिए यहां पर नॉन है तो इसके साथ नॉन नहीं है, आपको याद करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये सिर्फ याद करने के लिए कि ये देखो कन्वेंशनल है ना, अगर यहां पर एक होगा कन्वेंशनल और एक होगा नॉन कन्वेंशनल, तो जो कन्वेंशनल है उसके साथ तो क्या आ जाएगा? दूसरा नाम क्या आ जाएगा? नॉन जुड़ जाएगा, यानी कि नॉन रिन्यूएबल। क्या आ जाएगा? नॉन रिन्यूएबल। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स को ही अपन क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं। पहला आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत का ही दूसरा नाम क्या है आपका? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो आपसे एग्जाम्स के अंदर यदि पूछ ले कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण होंगे वही किसके होंगे? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के होंगे। तो ये चीजें क्लियर हो गई।
देखिए, ये जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं, ये हमारी पृथ्वी पर क्या है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। हमारी पृथ्वी पर क्या है, सीमित मात्रा में। ये क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे इनकी मात्रा क्या होती जा रही है, हमारी पृथ्वी पर कम होती जा रही है। जैसे कोयला, जैसे क्या हो गया आपका कोयला। अब कोयले की धीरे धीरे हमारे भारत के अंदर क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। दूसरा क्या हो गया आपके, पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ के अंदर आ गया आपका डीजल आ गया, पेट्रोल आ गया, केरोसिन आ गया, टार्पिन आ गया, जो भी है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब किसके अंदर आ गए, आपके पेट्रोलियम पदार्थ के अंदर आ गए। किसके अंदर आ गए, पेट्रोलियम पदार्थ। तो पेट्रोलियम पदार्थ भी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, हमारे समाप्त होते जा रहे हैं। तीसरा क्या हो गया आपका, प्राकृतिक गैसें। प्राकृतिक गैसें जैसे आपके सीएनजी है, ये सारी प्राकृतिक गैसें हैं। ये प्राकृतिक गैसें भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपकी समाप्त हो जाएगी। कई सालों के अंदर धीरे धीरे कुछ वर्षों के अंदर ये क्या हो सकती है, समाप्त होती जा रही है, या इनकी मात्रा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। चौथा क्या होगा आपका, प्राकृतिक गैस के साथ साथ क्या हो सकता है आपका, परमाणु ऊर्जा, यानी कि नाभिकीय एनर्जी, न्यूक्लियर पावर। ये सब जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बोले, ये सब किसके एग्जांपल है, आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो ये ऊर्जा स्रोत क्या है, हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में तथा समय के साथ साथ धीरे धीरे ये क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। पहली बात समझ में आई कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में, और धीरे धीरे इनकी मात्रा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगली बात क्या होता है, जैसे हम कोयले को जलाते हैं, तो उसके अंदर से बहुत सारी क्या निकलती है, धुआं निकलती है, कार्बन के कण निकलते हैं। अब ये धुआं हमारे वातावरण को क्या करती है, प्रदूषित करते हैं। तो जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, वो हमारे वातावरण को बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, आपके प्रदूषित करते हैं। दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात क्या होगी, ये जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को हम दोबारा क्या कर सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल हमारी जमीन के अंदर, यदि पेट्रोल खत्म हो गया तो उसको हम दोबारा बना नहीं सकते। उसको बनाने के लिए जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं आपके, उन ऑर्गेनिक पदार्थों को कई हजारों साल तक उसको जमीन के अंदर दफना कर रखना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बनते हैं, आपके पेट्रोलियम पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इन पदार्थों को अपन एक निश्चित समय के अंदर या कम समय के अंदर इन पदार्थों का अपन दोबारा इन पदार्थों को अपन क्या कर सकते हैं, बना नहीं सकते। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर मैंने आपको कितनी बातें बताई, 3 बातें बताई। पहली बात मेरी क्या है कि ये जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इन परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को अपन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, यानी कि जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, उसको अपन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी कहा जाता है। ये जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा के अंदर उपलब्ध है। क्या, परंपरागत ऊर्जा स्रोत हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है, तथा कुछ समय के पश्चात ये नष्ट भी हो सकते हैं। दूसरा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या करते हैं, हमारे वातावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वातावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं ये। तीसरा, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते, दोबारा इनको बना नहीं सकते हैं। तो अब इनके देखेंगे कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये मैंने आपको 3 बातें बताई, वो तीनों बातें मैं आपको सबसे पहले नोट करा देता हूं। तो पहली बात क्या है कि ये पृथ्वी पर क्या, ये पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ये पृथ्वी पर क्या है, आपके सीमित मात्रा में उपलब्ध है। अगला क्या है आपका, अगला होगा, ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ये वातावरण को बहुत अधिक प्रदूषित करते हैं। तीसरा क्या लिखोगे आप, इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, इनके उदाहरण, कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन कौन से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो आपको 100% याद रखना है वो ये चीज है। उदाहरण क्या आ जाते हैं आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर, कोयला आ गया, क्या आ गया, कोयला आ गया, पेट्रोलियम पदार्थ आ गए आपके,
जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है आपके, डीजल पेट्रोल, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ आ गए। पेट्रोलियम पदार्थ के बाद में आती है कौन सी आपकी, प्राकृतिक गैस हो गई आपकी, प्राकृतिक गैस हो गई। प्राकृतिक गैस के साथ कौन सी आपकी, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। ये सब क्या है आपके प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। क्या है आपके प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत के। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में देखा हमने। परंपरागत ऊर्जा स्रोत को हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ये वातावरण को बहुत अधिक प्रदूषित करते हैं, इन्हें हम दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और इनके जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के जो मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है वो कौन कौन से आपके, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ के अंदर आपका डीजल भी आ गया, पेट्रोल भी आ गया, केरोसिन भी आ गया और आपका तारकोल भी आ गया। तो पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा, ये सब क्या है आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, नोट कर लो आप ऐसे कैसे, बिल्कुल आपको ऐसे कैसे नोट करना है। और जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूं उन चीजों को आपको साथ के साथ याद करना है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब हम दूसरे देखेंगे कौन से आपके, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। दूसरे कौन से हैं हमारे, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखिए सेकंड कौन से हैं आपके, सेकंड है हमारे क्या, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, या फिर गैर परंपरागत बोल सकते हो आप इसको, गैर बोल लो चाहे अपरंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी कि नॉन कन्वेंशनल, क्या, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में देख लेते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोला जाता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इनका दूसरा नाम क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इनको हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब देखिए यहां पर नॉन आ गया ना, तो यहां पर नॉन नहीं आएगा। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर ऊपर नॉन आ गया तो यहां पर नॉन नहीं आएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल, क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का दूसरा नाम क्या है आपका, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। दोनों में से आपकी एग्जाम्स के अंदर कुछ भी नाम आ सकता है, दोनों याद रखने। ये भी आ सकते हैं आपके कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो नॉन कन्वेंशनल या फिर इसका दूसरा नाम क्या है आपका, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब ये जैसे ये पृथ्वी पर हमारी सीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन ये पृथ्वी पर क्या है, बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर खूब सारा है और ये कभी खत्म नहीं होने वाले, ना ही ये हमको वातावरण को क्या करते हैं, ये प्रदूषित करते हैं। तो जस्ट इनका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो ये क्या है आपके, ये पृथ्वी पर, ये पृथ्वी पर क्या है आपके, पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में, क्या, प्रचुर मात्रा में क्या है आपके उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में क्या है आपका उपलब्ध है। ये पृथ्वी पर क्या है आपके प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये वातावरण को क्या करते हैं, कम प्रदूषित करते हैं। क्या, वातावरण को, वातावरण को, वातावरण को कम प्रदूषित करते हैं। वातावरण को क्या करते हैं, ये कम प्रदूषित करते हैं। तथा इन्हें अपन क्या कर सकते हैं, ये तो हमेशा खत्म होने वाले नहीं है, तो ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये कभी खत्म नहीं होने वाले, नहीं होने वाले ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा स्रोत है। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके उदाहरण। देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण क्या है आपका, पहला है आपकी सौर ऊर्जा, पहला कौन सी है आपकी, सौर ऊर्जा। दूसरा कौन सी है आपकी, पवन ऊर्जा, क्या है, पवन ऊर्जा। तीसरी आपकी क्या है आपकी, जल ऊर्जा, तीसरा क्या है आपका, जल ऊर्जा।
चौथा क्या होगा आपका? भूतापीय ऊर्जा। कौन सी होगी? भूतापीय ऊर्जा। और आपका पांचवा क्या होगा आपका? बायोमास ऊर्जा। कौन सी होगी आपकी? बायोमास ऊर्जा। और एक और बचा है आपका, वो है आपकी ज्वारीय ऊर्जा। क्या है आपकी? ज्वारीय ऊर्जा। ये सब किसके उदाहरण है? आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के क्या है? उदाहरण है। तो हमने देखा कौन सा? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का ही दूसरा नाम क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये वातावरण को क्या करते हैं? कम प्रदूषित करते हैं, और ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले ऊर्जा स्रोत हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन कौन से हो गए आपके? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी यानी कि जल ऊर्जा, आपका हो गया कौन सी? जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, कौन सी होगी? बायोमास। और ये कौन सी होगी? ज्वारीय ऊर्जा, या फिर इसी को इंग्लिश में बोला जाता है टाइडल एनर्जी। क्या बोला जाता है? टाइडल एनर्जी। तो ये सब किसके उदाहरण है? आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। तो हमने आज सबसे पहले पढ़ा किसके बारे में? ऊर्जा स्रोत के बारे में, एनर्जी सोर्स के बारे में। तो ऊर्जा स्रोत हमने देखे कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊर्जा स्रोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरा होता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इन ऊर्जा स्रोतों के दूसरे नाम क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत को हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। हमने देखा कि ये जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ये हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जबकि आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हमारी पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा, आपके जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ये वातावरण को क्या करते हैं? बहुत अधिक प्रदूषित करते हैं, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वातावरण को कम प्रदूषित करते हैं। इन्हें हम दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है, सॉरी, इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। कौन से ऊर्जा स्रोत को? परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को हम दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते, जबकि ये कभी खत्म नहीं होने वाले ऊर्जा। जब तक हमारी पृथ्वी विद्यमान रहेगी, जब तक हमारी पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा, तब तक ये ऊर्जा स्रोत कभी खत्म नहीं होंगे। इनके उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। ऐसे कैसे गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और कौन सी? आपकी ज्वारीय ऊर्जा। ये सब किसके उदाहरण है? आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको अपने नोट्स के अंदर बिल्कुल ऐसे कैसे आप छापेंगे, ठीक है। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया उस इंपॉर्टेंट को आप 100% याद करेंगे। तो ये वाला टॉपिक क्लियर आपका, ठीक है। अगर इस टॉपिक के अंदर कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या फिर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो मेरे को कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, ठीक है। मैं आपकी उस परेशानी को अगली क्लास के अंदर सोल्व करने की 100% कोशिश करूंगा, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो पहला टॉपिक हमारे सक्सेस बैच का पहला टॉपिक आपको 100% समझ में आना चाहिए। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर हम इस बैच के अंदर हमारा सिर्फ टारगेट है आपकी एग्जाम्स को क्रैक करवाना, आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को आपको उंगलियों पर याद करना। मेरा यहां पर इतना ना तो मेरे को कोई जल्दी है इस बैच को कंप्लीट कराने की, और ना ही क्योंकि ना तो मैं कोई और बैच चला रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। कोई और बैच मेरे को चलाना भी नहीं है और ना ही मेरे को पैसों का कोई लोभ है। तो मेरा जो टारगेट रहेगा आपका हर टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल आराम से कंप्लीट कराने का रहेगा। तो ये तो हो गए आपके ऊर्जा स्रोत। अब ऊर्जा स्रोत के अंदर देखिए विद्युत, इन ऊर्जा स्रोतों की सहायता से हम क्या करते हैं? विद्युत का क्या करते हैं? उत्पादन। अब इन ऊर्जा स्रोतों में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन में जिसका उपयोग किया जाता है वो क्या चीज है? आपका कोयला। वो क्या चीज है? आपका कोयला। तो हम अब थोड़ा सा हम किसके बारे में? कोयले के बारे में पढ़ लेते हैं कि कोयला क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इसके बारे में भी, कोयले के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोयले से भी हमारी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आ जाता है कि सबसे अच्छा प्रकार का कोयला कौन सा होता है, सबसे खराब प्रकार का कोयला कौन सा होता है, सबसे ज्यादा कार्बन की प्रतिशतता किस कोयले के अंदर होती है, किस कोयले के क्लोरोफिक वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होते हैं, किस कोयले की रैंकिंग ज्यादा होती है। यहां से हमारी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम किसके बारे में देख लेते हैं? अब थोड़ा सा कोयले के बारे में।
ठीक है, अगला टॉपिक हम देखेंगे किसमें, सेकंड टॉपिक होगा हमारा क्या, कोयला, कोल। देखिए कोयला, विद्युत उत्पादन में कोयले का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब कोयले के अंदर क्या होती है, कार्बन की प्रतिशतता अलग अलग होती है। प्रत्येक प्रकार के कोयले के अंदर कार्बन की प्रतिशतता अलग अलग होती है। अब जिस कोयले में जितना ज्यादा कार्बन का परसेंटेज होगा, वो कोयला उतना ही क्या होगा, कठोर होगा, और उतना ही वो क्या होगा, आपका अच्छा होगा। तो कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर, किसके आधार पर, किसके आधार पर वर्गीकरण देखेंगे अपन, कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर। किसके आधार पर, कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर, कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर कोयला, कोयला 5 प्रकार का होता है। कोयला कितने प्रकार का होता है आपका, 5 प्रकार का होता है। किसके आधार पर अपन वर्गीकरण कर रहे हैं, तो कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर अपन वर्गीकरण कर रहे हैं। किसके आधार पर, कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर। सबसे पहला जो अपना कोयला आता है, वो आता है कौन सा आपका, पीट कोयला। सबसे पहले कौन सा आता है आपका, पीट कोयला। दूसरा जो कोयला आता है वो आता है आपका लिग्नाइट कोयला। दूसरा कौन सा आता है आपका, लिग्नाइट कोयला। ठीक है, तीसरा जो कोयला होता है आपका, वो होता है आपका सब बिटुमिन कोयला। चौथा होता है आपका कौन सा, बिटुमिन कोयला। चौथा कौन सा होता है आपका, बिटुमिन कोयला होता है। और पांचवा जो कोयला होता है वो होता है आपका एंथ्रेसाइट कोयला। पांचवा कौन सा होता है आपका, एंथ्रेसाइट कोयला होता है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पीट। इसका हो गया क्या, लिग्नाइट। ये हो गया क्या, सब बिटुमिन। ये हो गया क्या, बिटुमिन। और ये हो गया क्या आपका, एंथ्रेसाइट। ठीक है, तो कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। पहला कोयला कौन सा है आपका, पीट। दूसरा होता है लिग्नाइट। तीसरा होता है सब बिटुमिन। चौथा होता है बिटुमिन। और पांचवा होता है एंथ्रेसाइट। अभी इसमें क्या करेंगे अपन, यहां पर देखेंगे कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कार्बन की प्रतिशतता, किस कोयले के अंदर कार्बन की कितनी प्रतिशतता होती है। ठीक है, सॉरी इसको सही कर लेता हूं, एक मिनट। यहां पर लिखते हैं अपन क्या, कार्बन की प्रतिशतता। ठीक है, ये तो देखिए जो पीट वाला कोयला होता है उसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो सबसे कम होता है। सबसे कम परसेंटेज किसके अंदर होता है, कार्बन का, पीट वाले कोयले के अंदर। और पीट वाले कोयले के अंदर जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो होता है आपका 40% से कम। क्या होता है आपका, 40% से कम कार्बन किस कोयले के अंदर पाया जाता है, आपके पीट के अंदर। लिग्नाइट कोयले के अंदर जो कार्बन पाया जाता है वो पाया जाता है आपका कितना, 65% से लेकर 65% से लेकर कितना परसेंट तक, 70% तक। 65% से 70% तक जो कार्बन है वो कौन से कोयले के अंदर पाया जाता है, लिग्नाइट के अंदर। जो आपका सब बिटुमिन कोयला है, सब बिटुमिन कोयले के अंदर जो कार्बन का प्रतिशत पाया जाता है वो पाया जाता है आपका 70% से लेकर 76% तक। 70% से लेकर 76% तक कौन से कोयले के अंदर पाया जाता है कार्बन, तो सब बिटुमिन के अंदर पाया जाता है। फिर बिटुमिन कोयले के अंदर जो कार्बन का परसेंटेज पाया जाता है वो पाया जाता है आपका 76% से लेकर आपका 86% तक। 76% से 86। और लास्ट में कौन सा बचा आपका, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट के अंदर जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 86% से लेकर कौन सा होता है, 92% तक होता है। कितना होता है आपका, 86% से लेकर कितना होता है आपका, 92% तक। तो कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर
कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर कोयला कितना प्रकार का होता है आपका, तो कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर कोयला 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है पीट कोयला। पीट कोयले के अंदर कार्बन की जो प्रतिशतता होती है वो 40% से कम होती है। दूसरा होता है आपका लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले के अंदर कार्बन की प्रतिशत 65 से 70% तक होती है। तीसरा होता है सब बिटुमिन कोयला। सब बिटुमिन कोयले के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा 70 से 76% तक होती है। चौथा होता है आपका कौन सा, बिटुमिन कोयला। बिटुमिन कोयले के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा 76 से लेकर 86% तक होती है। लास्ट में है आपका एंथ्रेसाइट कोयला, और एंथ्रेसाइट कोयले के अंदर जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो 86 से 92% तक होती है। आपको ये सारणी याद होनी चाहिए। आपको कोई से भी कोयले के अंदर आपको नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस कोयले के अंदर कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। जैसे आपको दे दिया बिटुमिन कोयला और आपके एग्जाम्स के अंदर आ गया कि बिटुमिन कोयले के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। अब आपको एक एग्जाम्पल ये दे देगा, एक एग्जाम्पल ये दे देगा, और इनमें से एक एग्जाम्पल आपको बिटुमिन वाला जो सही वाला एग्जाम्पल वो मिलेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बिटुमिन कोयले के अंदर जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो 76% से लेकर 86% तक होती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके कोयले के अंदर से इस कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर बन सकता है। फिर मैंने क्या बताया, जिस कोयले के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो कोयला उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इन कोयलों को अपन याद कैसे रखें कि किस कोयले के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होगी और किसके अंदर कम होगी। तो आपको एबीसीडी के नाम से याद रखना है। किसके आधार पर, एबीसीडी। एबीसीडी का अल्फाबेट, इनके जो नाम है ना यहाँ पर देखियो, इनका नाम का इंग्लिश वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है ना, वो फर्स्ट लेटर आपको याद रखना है कि एबीसीडी के सीरियल के हिसाब से जो लेटर पहले आएगा वो लेटर ही आपको यहाँ पर लिखना है। याद रखने की ट्रिक है ये, ऐसा कोई नहीं है। तो जैसे एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट का ए है ना, तो अल्फाबेट के अंदर सबसे पहले कौन आता है आपका, ए आता है। कौन आता है, ए। फिर ए के बाद में क्या है आपका, बी है। तो इसके बाद में कौन आता है आपका, ए के बाद में अल्फाबेट में कौन आता है आपका, बी। तो बी को आप 2 बार रखोगे। बी को आप कितनी बार रखोगे, 2 बार, क्योंकि बी के ही 2 भाग है, एक तो बिटुमिन और बिटुमिन से ही कौन सा बना है, सब बिटुमिन। फिर तीसरा बी के बाद में एल और पी। अब अगर इनका पहला वर्ड क्या है, एक का तो एल है और एक का पी है, तो एल और पी में से पहले कौन आएगा, एल आएगा, और पी सबसे क्या आता है आपके एबीसीडी के अंदर क्या आता है, सबसे बाद में आता है। तो एबीसीडी के अंदर इनके जो इंग्लिश वर्ड है उनके फर्स्ट लेटर को हमने देखा और इनको एबीसीडी के सीरियल के हिसाब से हमने लिख लिया कि ए आएगा सबसे पहले इनमें, फिर बी आएगा, फिर एल आएगा, और लास्ट में क्या आता है, पी आता है। पी आपका 16 नंबर पे आता है, एल आपका 13 नंबर पे आता है, बी आपका 2 नंबर पे आता है, ए आपका कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। फिर आपको क्या करना है, इसमें ऐसे बढ़ते हुए तीर के चिन्ह लगा देना है। ऐसे ऐसे बढ़ते हुए किसके तीर के चिन्ह लगा देने, तीर के चिन्ह। यहां पर इसके साथ सेकंड वाले के साथ क्या लगा देना है, आपको एस लगा देना है। एस का मतलब क्या हो गया आपका, सब बिटुमिन। तो आपको ये वाला, यही वाली सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि यहां से आपकी एग्जाम्स के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो देखिए ए का मतलब क्या है आपका, एंथ्रेसाइट। ए का मतलब क्या है आपका, एंथ्रेसाइट। बी का मतलब क्या है, बिटुमिन। बी का मतलब क्या है, बिटुमिन। एस बी का मतलब क्या है, सब बिटुमिन। एल का मतलब क्या है, लिग्नाइट। और पी का मतलब क्या है, पीट। तो देखिए ए एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट में क्या है, सबसे बड़ा, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ए एंथ्रेसाइट है। मतलब एंथ्रेसाइट के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। कार्बन की सबसे ज्यादा प्रतिशत मात्रा किसमें होती है, एंथ्रेसाइट में। देखिए कितनी होती है, 86 से 92% तक। सबसे कम कार्बन की प्रतिशत मात्रा किसके अंदर होती है, पीट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, पीट के अंदर। देखिए पीट के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है आपकी, 40%। तो ये एक तरह से क्या है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा का घटता हुआ क्रम है। क्या, इसकी कार्बन प्रतिशत मात्रा सबसे ज्यादा, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम, और सबसे कम कार्बन की प्रतिशत मात्रा इसकी। तो क्या हो गया, कार्बन की प्रतिशत मात्रा का क्या हो गया, ये घटता हुआ क्रम। तो इसको अपन पहले क्या लिखेंगे, ये क्या है आपकी कार्बन की प्रतिशत मात्रा का, कार्बन की प्रतिशत, कार्बन की प्रतिशत मात्रा का घटता क्रम। पहला तो क्या है, ये कार्बन की प्रतिशत मात्रा का क्या है, घटता हुआ क्रम है। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, जिस कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी वो कोयला उतना ही क्या रहेगा, कठोर। अब इसमें सबसे ज्यादा कार्बन किसके अंदर है, एंथ्रेसाइट के अंदर। तो सबसे कठोर कोयला कौन सा हो जाएगा आपका, एंथ्रेसाइट। कौन सा हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। और सबसे मुलायम कोयला कौन सा हो जाएगा आपका, पीट हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो गया, ये कोयले की कठोरता, क्या, कोयले
की कठोरता, कोयले की कठोरता का क्या है आपका घटता हुआ क्रम। कोयले की कठोरता का क्या है आपका घटता हुआ क्रम। तीसरा क्या होता है क्लोरोफिक मान। क्लोरोफिक मान, तो ये क्या है क्लोरोफिक मान, क्लोरोफिक मान का घटता हुआ क्रम है। क्लोरोफिक मान का भी क्या है ये घटता हुआ क्रम। क्लोरोफिक वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू हमको ये बताता है कि ये कोयला कितनी ज्यादा ऊष्मा प्रदान करेगा, या इससे कार्बन, इससे इसके जलने के पश्चात इससे कितनी ज्यादा राख बनेगी या कितनी कम राख बनेगी, तो वो हमको किससे पता चलता है, उसके क्लोरोफिक वैल्यू से हमको पता चलता है। लास्ट वाला पता है आपको रैंक। रैंक का मतलब कौन सा, इनमें से सबसे अच्छी रैंक कौन से कोयले की होगी, तो रैंक का मतलब जिसके अंदर कार्बन की प्रतिशतता ज्यादा, उसकी रैंक भी क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। तो चौथा इसी को क्या बोल सकते हैं अपन, रैंक का घटता हुआ क्रम। क्या कोयले की रैंक का, क्या कोयले की रैंक का घटता हुआ क्रम। कोयले की रैंक का क्या है आपका घटता हुआ क्रम। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है। याद कैसे रखा मैंने क्या बताया आपको, जो भी आपके कोयले हैं उनके अल्फाबेट के पहले अक्षर देखने, इसका ए है, इसका बी है, इसका भी बी मानेंगे लेकिन सब बिटवीन इसी का भाग है, इसका एल है और इसका पी है। फिर इनके फर्स्ट जो लेटर है उनको अल्फाबेट के अंदर जो एबीसीडी के अंदर पहला आता है उसको पहले लिख दो, जो बाद में आता है उसको बाद में लिख दो। फिर आपको जो तीर के चिन्ह है वो इस प्रकार से इधर की तरफ बाएं हाथ की तरफ खुले हुए ऐसे ये चिन्ह लगाने। फिर आपको इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि इस वाले ए का मतलब हो गया एंथ्रासाइट, बी का मतलब हो गया बिटुमिन, दूसरे बी का मतलब हो गया सब बिटुमिन, एल का मतलब लिग्नाइट, पी का मतलब पीट हो गया। अब इसमें ये क्या है आपके कार्बन की प्रतिशत मात्रा का क्या हुआ है घटता हुआ क्रम, यानी कि इसकी कार्बन प्रतिशत मात्रा ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा जैसे जैसे अपन इधर जा रहे हैं वैसे वैसे कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती जा रही है आपकी घटती जा रही है। दूसरा क्या है कोयले की कठोरता का घटता हुआ क्रम है। जैसे जैसे मैं इधर से इधर जाऊंगा तो कोयले की कठोरता भी क्या होती जाएगी घटती जाएगी। तीसरा क्लोरोफिक मान का घटता हुआ क्रम है, मतलब इसका क्लोरोफिक मान सबसे ज्यादा होगा, इसका क्लोरोफिक मान सबसे क्या होगा कम होगा। कोयले की रैंक का घटता हुआ क्रम है, मतलब एंथ्रासाइट की रैंक है वो सबसे ज्यादा होगी और पीट की रैंक क्या होगी आपकी सबसे कम होगी। अब यहां से आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा, तो जिसके अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज्यादा वो सबसे अच्छा कोयला। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा हो गया आपका एंथ्रासाइट, लिख देता हूं मैं, वैसे आपको इससे याद हो जाएगा। तो सबसे अच्छा कोयला, सबसे अच्छा कोयला, तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है आपका एंथ्रासाइट होता है। कौन सा है एंथ्रासाइट। और सबसे खराब कोयला, सबसे खराब कोयला कौन सा हो जाएगा आपका पीट। अब आपसे पूछे कि किस कोयले के जलने पर सबसे ज्यादा राख बनेगी, तो जो सबसे खराब होगा वो ज्यादा राख बनाएगा। तो कौन से कोयले के जलने से सबसे ज्यादा राख बनेगी पीट वाले कोयले। किस कोयले को जलने से हमें सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी, तो जो सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छा कौन सा एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट कोयला है वो अपन को क्या करता है जलने पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या करता है ऊष्मा प्रदान करता है। तो हमने देखा कोयला। दूसरा हमारा टॉपिक क्या पढ़ा हमने कोयले के बारे में। कोयले के बारे के अंदर आपके बोर्ड पे सब कुछ लिखा हुआ है, यहीं से आपकी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अपन ने देखा कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। पहला कोयला कौन सा होता है आपका पीट कोयला, दूसरा होता है लिग्नाइट कोयला, तीसरा होता है सब बिटुमिन, चौथा होता है बिटुमिन और पांचवा होता है एंथ्रासाइट कोयला। फिर हमने देखा कि पीट कोयले के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है 40% से कम होती है। लिग्नाइट कोयले के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है 65% से लेकर कितनी होती है 70% तक। सब बिटुमिन कोयले के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है 70 से 76% तक होती है। बिटुमिन कोयले के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है तो 76 से 86% तक होती है। और जो एंथ्रासाइट कोयला होता है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है 86 से 92% तक। फिर हमने देखा कि इनको अल्फाबेट के हिसाब से रखा कि आपको अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको कार्बन की प्रतिशत मात्रा के घटते हुए क्रम में इन कोयले को क्या करना है आपको व्यवस्थित करना है, या फिर कौन सा
कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव जो आपको दे रखा है, तो निम्न में से कौन सा कार्बन की प्रतिशत मात्रा के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर आपको व्यवस्थित करा सकता है कोयले के नामों को, या फिर कार्बन की कठोरता के आधार पर कोयले के नाम को आपको कोयले की कठोरता के आधार पर क्या करा सकता है, व्यवस्थित करवा सकता है। उसके क्लोरोफिक मान के आधार पर, उसकी रैंकिंग के मान के आधार पर भी आपको क्या कर सकता है, इन कोयले के नामों को आपसे व्यवस्थित करा सकता है। तो इस प्रकार से भी आपकी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है अल्फाबेट के हिसाब से, मैंने समझाया कैसे याद रखना है। जो अल्फाबेट के अंदर पहले आ रहे हैं उनको ऐसे कैसे रख दो और फिर तीर का चिन्ह रखा दो। जो फर्स्ट है वो सबसे अच्छा होगा, जो लास्ट में है वो सबसे बुरा होगा। अब इसकी फर्स्ट वाले की कार्बन मात्रा, कार्बन प्रतिशत मात्रा ज्यादा होगी, लास्ट वाले की कार्बन प्रतिशत मात्रा कम होगी। फर्स्ट वाला सबसे कठोर होगा, लास्ट वाला सबसे मुलायम होगा। फर्स्ट वाले का क्लोरोफिक मान सबसे ज्यादा होगा, इसका क्लोरोफिक मान क्या होगा, सबसे कम। इसकी रैंक है वो सबसे ज्यादा होगी, इसकी रैंक क्या होगी, आपकी लो होगी। और सबसे अच्छा कोयला माना जाएगा एंथ्रासाइट, सबसे खराब कोयला माना जाएगा पीट। अगर आपसे पूछे कि हमारे भारत के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कोयला कौन सा है, तो वो कौन सा कोयला है, आपका बिटुमिन कोयला। तो आज की क्लास में हमने पढ़े कितनी चीजों के बारे में, दो चीजों के बारे में। हमने पढ़ा वैद्युतिक ऊर्जा स्रोत के बारे में पहले। तो वैद्युतिक ऊर्जा स्रोत के हमने दो प्रकार पढ़े थे, परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। फिर उस चैप्टर के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो आपको याद रखने का फोकस करना है वो उनके उदाहरण याद रखने हैं कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन कौन से हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण कौन कौन से हैं। उन उदाहरणों में आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं करना है। मैंने आपको जो जो उदाहरण जिस जिस सेक्शन के अंदर लिखाए हैं वो सारे उसी के अंदर आएंगे। फिर आता है, हमने पढ़ा कोयले के बारे में। तो कोयले के बारे में मैंने आपको बताया कि कोयला 5 प्रकार का होता है। तो आपको इसके अंदर याद रखना है कि पांचों प्रकार के कोयले के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी कितनी होती है। फिर आपको याद रखना है कि कार्बन की प्रतिशत आधार पर किससे व्यवस्थित करेंगे, क्लोरोफिक के आधार पर कैसे व्यवस्थित करेंगे, उसको कठोरता के आधार पर किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। तो आज की क्लास में हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। अब हम जो अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, अगली क्लास के अंदर हम पावर स्टेशन से शुरुआत करेंगे, पावर प्लांट से। तो सबसे पहले हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे कि थर्मल पावर प्लांट कैसा होता है और इससे हम किस प्रकार से विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।